हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शिफाली गिरदेवार और आप देख रहे हैं कंसल्टीज। आज के अपने वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चेंज जो कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए है। तो जो हमारी 33rd मीटिंग हुई है जीएसटी काउंसिल की, उसमें उन्होंने कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस किए हैं फॉर द रियल एस्टेट इंडस्ट्री। काफ़ी इश्यू फेस करने पड़े थे इंडस्ट्री को, स्पेशली इनपुट टैक्स क्रेडिट की जो रिवर्सल है, कितना उनको मिलेगा कितना नहीं मिलेगा, उसके लिए बहुत ही प्रॉब्लम्स थी। साथ ही जो हमारा ट्रांसफ़र ऑफ डेवलपमेंट राइट है, उससे रिलेटेड इश्यूज़ थे। तो उन्होंने काफ़ी हद तक उनको ईज़ करने की कोशिश की है, बट ऑब्वियसली इंडस्ट्री का जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। और एक बार पहले हम वो प्रोविज़न्स देखते हैं जो हमारे जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में रिकमेंड किए गए हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ ज़रूर क्लियर करना चाहती हूँ कि पहले काउंसिल की रिकमेंडेशन आती है और ये अभी सिर्फ रिकमेंडेशन है, तो जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक ये रिकमेंडेशन फाइनल नहीं होगी। क्योंकि एक रिसेंट केस मैंने देखा कुछ टाइम पहले, जब मैं एडवांस रूलिंग्स गो थ्रू कर रही थी, तो वहाँ पे एक लाइक स्मॉल टाउन ट्रेडर थे। तो एक्चुअली क्या होता है, जब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के साइनॉप्सिस आते हैं ना, तो सब लोग उसको रोटेट करते हैं और उस वक़्त कोई नहीं बताता कि ये अभी फाइनल होना है थ्रू नोटिफिकेशन। तो उस समय काफ़ी टाइम पहले, लगभग 8-10 महीने पहले, जीएसटी काउंसिल की एक मीटिंग में उन्होंने जो कंपोज़िशन लेवी की थ्रेशोल्ड थी उसको 1.5 करोड़ किया था। बट क्योंकि वो लॉ के अंदर ही 1 करोड़ लिखा हुआ था, तो वो कभी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, तो नोटिफिकेशन नहीं आया क्योंकि लॉ के अंदर चेंज होना था। तो एक्चुअली एक ट्रेडर थे, अब उन्होंने न्यूज़ में सुना, टीवी पे सुना, उन्होंने व्हाट्सएप पे मैसेज आया, उनको पता चला भई काउंसिल की मीटिंग में 1.5 करोड़ हो गया। तो वो अपना 1 करोड़ के ऊपर भी सप्लाई करते रहे, बिकॉज़ ही वाज़ नॉट अवेयर ऑफ दिस थिंग कि नोटिफिकेशन भी आना होता है। तो इसलिए आपको ये क्लैरिफाई कर रही हूँ। फिर उन्होंने एडवांस रूलिंग के थ्रू बोला कि भई अब हो गया, मतलब 1.25 करोड़ तक सप्लाई चली गई और नहीं मैंने चेंज किया फ्रॉम कंपोज़िशन टू नॉर्मल, तो करूँ क्या? तो इसके लिए खैर उनको कोई रिप्लाई नहीं मिला एडवांस रूलिंग से। उन्होंने बोला कि जो पास्ट एक्ट्स हैं, उनके लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको क्लैरिफाई कर रही हूँ कि आप में से जो जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए, कि ये अभी सिर्फ रिकमेंडेशंस हैं। तो एक बार नज़र डालते हैं रिकमेंडेशन पे। अफोर्डेबल हाउसिंग को थोड़ा-सा ईज़ करने की कोशिश की गई है। उसपे अब तक जो टैक्स रेट था वो 18 एंड कुछ केसेज़ में 12% था, और साथ ही उसमें एक नोशनल अमाउंट हम लोग लेस कर देते थे 1/3 वैल्यू का। उसको हम लोग मानते थे कि वो लैंड का वैल्यू है, तो क्योंकि जीएसटी लैंड पे नहीं आता, शेड्यूल 3 उसको नीदर अ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड नॉर अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज़ बताता है, तो इट इज़ आउट ऑफ द प्रीव्यू ऑफ जीएसटी। तो उसके लिए हम लोगों ने एक नोशनल वैल्यू निकाल लेते थे, जो कि हमें एक नोटिफ़िकेशन में प्रोवाइड की गई थी, और उसपे हम लोग जो बैलेंस था, उसपे हम लोग टैक्स चार्ज करते थे। अब तक जो हमारा रियल एस्टेट में चल रहा था। इसमें अब तक एक बहुत बड़ा इश्यू जो फेस करना पड़ रहा था पूरी इंडस्ट्री को, वो इश्यू ये था कि जैसे ही मुझे कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला, अगर तब तक मैं अपना प्रोजेक्ट सेल कर पाती हूँ, तो वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस था, राइट? जो मेरी शेड्यूल 2 का पैरा 5 बी है उसके अकॉर्डिंग। और अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट या उसका फर्स्ट ऑक्यूपेशन हो गया और उसके बाद तक वो सेल नहीं हो पाया, मतलब उस कट ऑफ पॉइंट तक, तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो जाता था। तो उस केस में मुझे वो नॉन जीएसटी सप्लाई तो एग्जेम्प्टेड सप्लाई हो जाती थी, और मुझे उसके लिए जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसको रिवर्स करना होता था। और वी कैन अंडरस्टैंड कि जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें इतने सारे इनपुट्स होते हैं, फिर एक-एक फ्लैट वाइज़ पूरा कैलकुलेट करना कि कितनी मेरी इन्वेंट्री भी बच गई है और कितनी पहले सेल हुई थी, वो बहुत ही कम्बरसम कैलकुलेशन थी। और जो रूल 42 एंड 43 प्रोवाइड करते हैं कैलकुलेशन, वो एक्चुअली उसको मैच भी नहीं कर पा रही थी। तो ठीक से प्रोवाइडेड नहीं था कि वो किस तरीके से रिवर्सल करें। तो काफ़ी हद तक इन्होंने उसको ईज़ी करने की कोशिश की। कई जगह ये भी इश्यू था लोगों को, कंज्यूमर्स को, कि जो बेनिफिट है जीएसटी के अंदर रियल एस्टेट का, उसको वो लोग पास ऑन नहीं कर रहे हैं। तो कई जगह काफ़ी कंप्लेंट्स आती थी कि ज़्यादा चार्ज कर लिया यूज़र से जीएसटी, और आईटीसी की वजह से जो उनको बेनिफिट हुआ, तो आउटपुट टैक्स तो चार्ज कर लिया सेल के बिल पे, बट जो आईटीसी का बेनिफिट था उसको वो लोग पास ऑन नहीं कर रहे थे। तो काफ़ी एंटी प्रॉफिटियरिंग के केसेस भी थे उनके अगेंस्ट। तो उसको सबको बैलेंस करने के लिए ये रिकमेंडेशंस आई हैं। एक बार नज़र डालते हैं क्या रिकमेंडेशन। उन्होंने 2 रेट्स आपको प्रिस्क्राइब किए हैं, एक 1% और एक 5%। तो जो अफोर्डेबल हाउसिंग है उसके लिए 1% टैक्स रेट है, और जो अदर देन अफोर्डेबल है, यानी कि अफोर्डेबल को छोड़ के बाकी सब जो है उनके लिए 5% टैक्स रेट है। दोनों ही केसेस में इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा डेवलपर को। तो जो बायर है लेकिन उसको अपने बिल पे 1% या 5% देना होगा, दोनों में से कोई भी एक रेट अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ द प्रॉपर्टी। अफोर्डेबल हाउसिंग को डिफाइन किया गया है, तो उसको किसी और लॉ से, या उसका जो जर्नलाइज अभी तक मीनिंग है वो मुझे नहीं देखना। स्पेसिफिकली उन्होंने प्रोवाइड किया है इस रिकमेंडेशन के अंदर ही कि अफोर्डेबल हाउसिंग का मीनिंग क्या होगा, वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। द प्रोविजन सेज द रेजिडेंशियल हाउस और फ्लैट ऑफ कारपेट एरिया, तो ध्यान रखना कारपेट एरिया की हम लोग बात कर रहे हैं, अप टू 90 स्क्वायर मीटर इन नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटीज और टाउन एंड 60 स्क्वायर मीटर इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज एंड टाउन।
तो जो आपकी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ या टाउन्स हैं, उनके अंदर अप टू 60 स्क्वायर मीटर है अगर आपका एरिया, तो आप अफोर्डेबल हाउसिंग में आते हैं। देखिए, अप टू वर्ड यूज़ किया हुआ है इन्होंने, अप टू 90 स्क्वायर मीटर, यानी कि 90 भी है तो भी आप अफोर्डेबल में आते हो। 91 हो गया, ये 90.5 हो गया, 90 के अबव कुछ भी हो गया तो फिर आप अफोर्डेबल में नहीं फॉल करोगे। और या फिर आपकी जो वैल्यू है वो 45 लाख तक है, तो उन्होंने कहा कि ये वाले फ्लैट 90 स्क्वायर मीटर से कम वाले या 60 स्क्वायर मीटर से कम वाले, इन मेट्रोपॉलिटन 60 वाले, हैविंग वैल्यू अप टू 45 लाख, यानी कि दोनों में से कोई एक भी कंडीशन अगर फुलफिल नहीं हुई तो आप अफोर्डेबल से दूसरे क्राइटेरिया में फॉल करोगे, 5% टैक्स रेट हो जाएगा। तो यानी कि इस केस में 45 लाख तक वैल्यू, इसमें उन्होंने मेट्रोपॉलिटन या नॉन मेट्रोपॉलिटन में कोई डिफरेंशिएशन नहीं किया, दोनों के लिए सेम रखा है। तो ये एक थोड़ा सा जो स्मॉल सिटीज़ में, स्मॉल टाउन्स में रहते हैं उनके लिए तो फेवरेबल है, क्योंकि वहाँ पे प्रोजेक्ट 45 लाख तक नहीं खींचता। बट जो लोग मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में एक्चुअली रहते हैं उनके लिए मुश्किल होता है, क्योंकि 45 लाख तक का प्रोजेक्ट ढूंढना भी उनके लिए मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को उन्होंने रिकमेंडेशन के अंदर ही डिफाइन कर दिया है। तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ कौन-कौन सी हैं, तो उसके लिए भी मुझे कहीं ढूँढना नहीं, कोई देखने नहीं जाना, किसी लॉ में, किसी एक्ट में, यहीं पे डिफाइन कर दिया है। एक बार वो भी देख लेते हैं क्या है। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ आर बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली एनसीआर, लिमिटेड टू दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाज़ियाबाद, गुड़गाँव एंड फरीदाबाद। तो सर दिल्ली एनसीआर के अंदर एक्चुअली और भी काफ़ी सारे एरियाज़ आते हैं, राइट? बट इनमें से इसको लिमिटेड रखा है सिर्फ नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाज़ियाबाद, गुड़गाँव एंड फरीदाबाद तक। हैदराबाद, कोलकाता एंड मुंबई होल ऑफ एमएमआर। तो ये सारी की सारी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, यानी कि इनमें जो मेरा फ्लैट साइज है अप टू 60 स्क्वायर मीटर एंड अप टू द वैल्यू ऑफ 45 लाख रुपीज, दैट इज अफोर्डेबल हाउसिंग। तो 1% टैक्स लगेगा उस पर, और अदरवाइज आपका 5% उस पर टैक्स चार्ज किया जाएगा। साथ ही जो हमारी ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट या जॉइंट डेवलपमेंट जो राइट होते हैं उनके लिए इनको एक एग्जेम्पशन दी गई है लॉन्ग टर्म लीज के लिए। तो अब तक ये भी काफ़ी इशू था कि उसकी टैक्सेबिलिटी को लेके, तो उसको उन्होंने फिलहाल एग्जेम्प्ट किया है। देन इसके लिए उन्होंने बोला है कि स्कीम आएगी, जो अभी मतलब इसकी डिटेल स्कीम नहीं आई, इट्स जस्ट अ रिकमेंडेशन। इसकी एप्लीकेबिलिटी होगी हमारी 1 अप्रैल 2019 से। तो अब कुछ क्वेश्चंस इसकी वजह से भी अराइज होते हैं कि 1 अप्रैल 2019 से लॉ ने बोला कि आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। उससे पहले तक मुझे आईटीसी मिल रहा था। तो जो मेरा स्टॉक है ऑन 1 अप्रैल 2019 उसका मुझे कैसे ट्रीटमेंट करना है एज अ डेवलपर, वो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या मुझे वो सारा आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, या मैंने उसके बाद जो बिल रेज किया मुझे उसका रिवर्स करना पड़ेगा, और जो पहले का आईटीसी है मेरा स्टॉक पे वो मेरा मिलेगा। वन थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड, सेक्शन 18 मेरा कवर करता है कि जहाँ पे मैं टैक्सेबल से एग्जेम्प्टेड या टैक्सेबल से कंपोजिशन या वाइसी वर्सा हो रहा है, तो वहाँ पे मुझे अपने आईटीसी को क्या ट्रीटमेंट देना है। तो वहाँ पे उन्होंने लिखा है कि अगर आपका टैक्सेबल से फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है तो आपको आईटीसी रिवर्स करना होता है अपने स्टॉक पे, आपका जितना स्टॉक रह गया उस पूरे स्टॉक का आईटीसी कैलकुलेट करके। अगर लेजर में नहीं पड़ा तो बाकायदा आपको कैश लेजर से भी पे करना पड़ेगा। बट इस केस में क्योंकि वो फुल्ली एग्जेम्प्ट नहीं हो रहा, तो स्टॉक का आईटीसी आपको रिवर्स नहीं करना होगा। इसमें बहुत सारे सिनेरियोज बन सकते हैं कि आपको प्रोजेक्ट में जो अनकम्प्लीट रह गया, यानी कि अनसोल्ड आपकी इन्वेंट्री रह गई, और आपका लेट सपोज कंप्लीशन आ गया, अब वो एक अलग प्रोविजन हो गया, तो वहाँ आपका रिवर्सल बनेगा। और इस कट ऑफ डेट पे आपका प्रोजेक्ट अभी चल रहा है, तो यानी कि वो अनसोल्ड इन्वेंट्री की वजह से नहीं, बट अदरवाइज मेरा प्रोजेक्ट अभी चल रहा है, तो इस डेट के बाद के जो आपके इनपुट्स आएंगे उनका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा, बट जो इन्वेंट्री आपकी है उसका आपको रिवर्सल करने की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। इट्स जस्ट अ व्यू। अभी जब डिटेल में स्कीम आएगी तो हो सकता है कि शायद सीबीआईसी इसके लिए कुछ प्रिस्क्राइब भी कर दे। ऑल्दो हमें ये जरूर देखना है कि नोटिफिकेशन के थ्रू या नई स्कीम लाके भी जो मुझे लॉ में गिवन है उसको सीबीआईसी भी चेंज नहीं कर सकता। तो लॉ में उन्होंने ऐसा नहीं कहीं लिखा नहीं है कि अगर आपका रिड्यूस्ड रेट है और रिड्यूस्ड रेट विदाउट आईटीसी शिफ्ट कर दिया गया है तो भी आपको स्टॉक के आईटीसी को रिवर्स करना होता है या आपका वो आईटीसी लैप्स हो जाएगा। ऐसा लॉ के अंदर कोई प्रोविजन नहीं है, वो सिर्फ टैक्सेबल टू एग्जेम्प्टेड एंड टैक्सेबल टू कंपोजिशन का जो क्राइटेरिया है उनको कवर करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके कुछ एडवांटेजेस इस प्रेस रिलीज में बताई गई हैं तो वो हमारे लिए उतनी डायरेक्टली रेलिवेंट नहीं है। इतना ज़रूर है कि अगर आप होम बाय करने के लिए भी प्लान कर रहे हैं तो आपका अगर अफोर्डेबल में आता है तो आपको भी 1% टैक्स देना है। यहाँ पे जो मेरे एंटी प्रॉफिटरिंग की प्रोविजंस हैं वो भी मेरे लिए रेलिवेंट हो जाएंगे। यानी कि किसी केस में अगर जो इसका बेनिफिट है रिड्यूस रेट का आपका डेवलपर आपको पास ऑन नहीं कर रहा है, तो उसके लिए आप एंटी प्रॉफिटरिंग का उनके अगेंस्ट कंप्लेंट कर सकते हैं। तो डेवलपर्स की यानी कि इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि आपको अभी अभी अपनी कैलकुलेशन में ये भी देखना पड़ेगा कि इस प्रोविजन में चेंज की वजह से क्या बेनिफिट हुआ। इसमें आपकी कैलकुलेशन एक्चुअली बहुत मुश्किल हो जाएगी, बट यू विल हैव टू कैलकुलेट
कि 5% विदाउट आईटीसी, क्या मुझे उसमें ज़्यादा फ़ायदा था या जो मैं 18% विद आईटीसी ले रहा था मुझे उसमें ज़्यादा फ़ायदा था। दोनों कैलकुलेशन आपको अलग-अलग करनी पड़ेंगी। इसमें आपका मार्जिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जब आपको आईटीसी नहीं मिलता, तो इसका मतलब क्या है कि मुझे टोटल सेल वैल्यू पे 5% देना है विदाउट एनी आईटीसी, तो वो सारा आईटीसी मेरी कॉस्ट का हिस्सा बन जाता है। और जब मुझे आईटीसी मिल रहा है, तो इसका मतलब मुझे जो सिर्फ़ मेरा मार्जिन है, यानी कि अगर आपने 100 में बेचा और 80 रुपए आपकी कॉस्ट आ गई, तो 80 पे जितना टैक्स आया उसका तो मुझे आईटीसी मिल गया। जो मेरा 20% मार्जिन है, एक तरीके से उस पे 18% एडिशनल टैक्स लगता है। तो उन दोनों की जो कॉस्टिंग है वो मुझे चेक करनी पड़ेगी। ऑल्दो दोनों ही केस में मैं अपने बायर से रिकवर करती हूँ, बट मेरी कॉस्टिंग में उसकी वजह से चेंज आ जाता है, तो वो मुझे यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा। कैलकुलेशन विल बी डिफिकल्ट। और साथ में जो मेरी इन्वेंट्री बच गई है उसका मुझे क्या ट्रीटमेंट करना है। इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे भी है जो अनआंसर्ड हैं अभी तक, और मैं या फिर ये बोलूँगी कि शायद अभी उनको आंसर करना, मतलब अभी हम लोग इश्यू तो बहुत सारे रेज़ कर सकते हैं, बट आप किसी भी कुछ इश्यूज़ के लिए मतलब डेफिनिटिव आंसर नहीं दे सकते हो। तो वो जो हमारी पूरी डिटेल स्कीम आ जाएगी उसके बाद आप उसको रिप्लाई कर पाओगे। बट स्टिल इस पे वी नीड टू कीप एन आई, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज है। साथ ही सीजीएसटी एक्ट के जितने भी चेंजेस हैं जो इनकॉर्पोरेट हो रहे हैं 1 फरवरी से, कुछ उसमें से पोस्टपोन है और कुछ हमारे 1 जुलाई से रेट्रोस्पेक्टिवली भी एप्लीकेबल किए गए हैं। उन सब के लिए हम लोग 2 दिन का एक वेबिनार सेशन स्टार्ट कर रहे हैं 1 एंड 2 मार्च को। 2 सेशन होंगे फ्राइडे एंड सैटरडे को। तो उसके लिए एनरोल करने के लिए आप जो लिंक है हमारे वीडियो के नीचे, उससे आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। सो विद दिस क्विक अपडेट आई वुड लाइक टू क्लोज दिस वीडियो। आपके रियल एस्टेट से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं वो आप यहाँ पे कमेंट में पूछ सकते हैं। प्लीज़ 1 या 2 लाइन में नहीं, आपके जो भी इश्यूज़ हैं उनको आप डिटेल में ड्राफ्ट करके तभी पूछिएगा, क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स इश्यू है कि 1-2 लाइन वाली चीज़ों का रिप्लाई करना मोस्ट ऑफ द केसेज़ में वो रिप्लाई हमेशा गलत निकलेगा, क्योंकि जब तक पूरी बैकग्राउंड ना पता हो, उसको रिप्लाई करना विल बी वेरी डिफिकल्ट। सो विद दिस एंड नोट आई एम क्लोजिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।